हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों ये वीडियोस जो हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए फ़ायदेमंद होंगे, जो व्यक्ति या जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ हम 3 से 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला रहेगा यहाँ पर फ्लो डाइवर्ट स्टेट टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम समझेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक रहेगा व्हेल शार्क के बारे में समझेंगे। और तीसरा टॉपिक रहेगा यहाँ पर डोगरा वंश के बारे में, जो कि आप बहुत बार सुनते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। चौथा टॉपिक रहेगा यहाँ पर लेसबोस आइलैंड के बारे में। और पांचवा इसमें टॉपिक रहेगा, वो रहेगा डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर होने वाला हमारा जीडीपी का हिस्सा, वो समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक है वो है यहाँ पर फ्लो डाइवर्टर स्टैंड्स टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे किस संबंध, कहाँ से संबंध रखता है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, क्यों न्यूज़ में है ये, क्या महत्वपूर्ण इसके फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो देखिए, श्री चित्रा तिरुगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, की शोध किया गया। वहाँ पे शोध करने वाली टीम ने मस्तिष्क की रक्त धमनी जो धमनियाँ होती हैं उसमें जो एन्यूरिज्म जो होता है उसमें के उपचार के लिए एक विशेष प्रकार का इंट्राकॉनिकल फ्लो डाइवर्टर स्टेंट्स तकनीक विकसित किया है। तो यह तकनीक क्या है, ये हमें समझना होगा। तो देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से एक फिगर बनाया गया है। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि श्री चित्रा तिरुगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। ये पूरा का पूरा जो संस्थान है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था आती है। इस तकनीक का यह पहला परीक्षण है जो कि जानवरों में और उसके बाद मानव में किया गया। तो पहली बार दफ़ा ये जानवरों में किया गया था, फिर इसके बाद मनुष्य में किया गया ये। तो फ्लो डाइवर्टरों को एक एन्यूरिज्म में से ग्रस्त मस्तिष्क की धमनी में तैनात किया जाता है। फिर तब यह एन्यूरिज्म के से जो रक्त के प्रवाह है वो उसको मोड़ देता है ये। फिर इससे रक्त प्रवाह के दबाव से टूटने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे होता है। तो फ्लो डाइवर्टर धमनी के लिए एक लचीला एवं अनुकूल योग्य है ये। साथ ही फ्लो डाइवर्टर रक्त के प्रभाव पर लगातार जोर से ना देकर धमनी को की दीवार पर धीरे धीरे वो मजबूत करता जाता है। तो इस वजह से ये उसको ज़्यादा सफलता की तरफ लेके चला जाता है। फिर यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, जो कि है एन्यूरिज्म। देखिए, एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म मानव शरीर में धमनी का विस्तार करता है, जो धमनी की दीवार में कमजोरी के कारण होता है ये। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो एन्यूरिज्म है एक धमनी की दीवार के कमज़ोर पड़ने को संदर्भित करता है, जो कि धमनी में उभार या विकर्षण का कारण बनता है। तो ये इसके माध्यम से मैंने कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स थी, जो कुछ बायोलॉजिकल डेफिनेशंस थी, वो समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, जो कि यहाँ पर व्हेल शार्क से संबंध रखता है। तो देखिए, उड़ीसा के गंजम जिले के सूनापुर तट के पास लगभग यहाँ पर देखेंगे आप तो 14.9 फीट व्हेल, जो कि लंबी व्हेल शार्क है, उसको वो वहाँ पर मृत पाई गई है। तो अब यहाँ पर ये जब एनिमल्स इस प्रकार के जब एनिमल्स मृत पाए जाते हैं, तो हमें समझना होगा कि ऐसा क्या कारण है। क्योंकि समुद्री जीवों को मरना, और खासकर इतने बड़े बड़े जीवों का मरना, वो भी खासकर आकर के किसी तट के आसपास, ये चिंतित कर देता है कि क्या कहीं पानी जहरीली तो नहीं हो गई है। तो देखिए, जो पहले तो ये याद रखिए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, इस जो यहाँ पर व्हेल है, ये व्हेल शार्क का जो वैज्ञानिक नाम है वो यहाँ पर रिंकोडोन टाइपस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। वर्तमान मछली की जो प्रजातियाँ है उसमें शार्क सबसे बड़ी शार्क मछली के रूप में जाना जाता है ये। तो व्हेल शार्क हानि रहित धीमी गति से चलने वाले स्तनधारी होते हैं ये। उनके दांतों की कई पंक्तियाँ होती हैं, किंतु उनके भोजन ग्रहण करने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती इनके दांतों को लेकर के। ये भोजन के लिए यहाँ पर प्लवक पर निर्भर रहते हैं और अपने विशाल आकार को बनाए रखने एवं प्रजनन के लिए पर्याप्त भोजन खोजने हेतु लंबी दूरी की यात्रा तय कर लेते हैं। ये मतलब बहुत ही लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं पानी के अंतर्गत अपने भोजन को ढूंढने के लिए। फिर व्हेल शार्क विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों, मतलब इसे हम ट्रॉपिकल ओशन कहते हैं, में पाए जाते हैं ये।
ये अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है यहाँ पर IUCN की रेड लिस्ट में रखे गए हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त एनिमल्स की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। एक्वेटिक एनिमल होता है ये। फिर ये जो साइट है मतलब कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के जो लिस्ट है यहाँ पर अपेंडिक्स लिस्ट, उसमें सेकेंड श्रेणी में आता है ये। जबकि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की जो कानून है 1972 उसके तहत यह अनुसूची 1 में आता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट थी जो कि आप लोगों को याद रखना होगा, खासकर याद ये रखना होगा जो इसका 5वां बिंदु है जो बताता है कि ये किस किस श्रेणी में आता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है या नहीं है, साइट की जो यहाँ पर परिशिष्ट होता है उसमें कहाँ आता है, और भारतीय कानून बनाए गए हैं जो कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उसके तहत कहाँ आता है, ये आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं डोगरा वंश के संबंध में। तो देखिए डोगरा जो डायनेस्टी थी ये जम्मू नगर निगम के जम्मू हवाई अड्डे को हिंदू डोगरा सम्राट महाराजा हरि सिंह और जम्मू विश्वविद्यालय के महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रखने का प्रस्तावित किया गया है यहाँ पर। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो डोगरा जो वंश है, चूँकि डोगरा वंश जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है और जो राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वहाँ पर आज़ादी से पहले भारत के, तो ये वहीं के राजा थे, शासक थे। तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो नगर निगम है उसको रखने की बात की गई है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कई ऐसे जो क्षेत्र हैं उनका नाम बदलने की यहाँ पर गुजारिश की गई है सरकार के द्वारा। तो देखिए अब हमें समझना होगा डोगरा डायनेस्टी क्या है, कहाँ से आई है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। तो देखिए महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना करी थी। तो डोगरा वंश की स्थापना इन्होंने 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने थे ये स्थापित करने के बाद। तो डोगरा वंश के जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत वर्ष 1846 से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कश्मीर और कुछ अन्य क्षेत्रों के बदले 75 लाख रुपए दिए थे। फिर उसी के साथ उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना करी थी। वर्ष 1846 में जम्मू और कश्मीर को एक इकाई के रूप में एकीकृत किया गया था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सरकार के विभाजन के समय तक जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत के नाम से जाना जाता था। महाराजा हरि सिंह अंतिम डोगरा शासक थे जिन्होंने यहाँ पर 1947 में भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड थी, इन्फॉर्मेशन थी, इस वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर लेस्बोस आइलैंड के बारे में। तो देखिए लेस्बोस आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो हमें इसका लोकेशन कहाँ ये समझना होगा। तो देखिए लेस्बोस के तटों पर क्या हुआ कि अप्रवासियों से भरी एक नाव पलट गई है जिससे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इस वजह से ये पूरा न्यूज़ में आ गया। तो न्यूज़ में आ गया तो हमें लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर है ये। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर लेस्बोस आइलैंड है, ये एक पूरा का पूरा आइलैंड है ये। तो लेस्बोस जो आइलैंड है ये उत्तर पूर्वी एजियन सागर में स्थित एक यूनानी द्वीप है। ये मतलब यूरोप में स्थित है। ये पूरा का पूरा एजियन सागर भूमध्य सागर का एक विस्तृत भाग है। ये मतलब मेडिटेरियन जो सी है उसका ये पूरा का पूरा एजियन सागर जो है वो उसका हिस्सा है। यह दक्षिणी बाल्कन क्षेत्र और एनाटोलिया प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। इस प्रकार यह एक यूनान और टर्की के मध्य स्थित है। ये किनके मध्य? यूनान और टर्की के मध्य ये स्थित है पूरा क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल लगभग 1633 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। इसकी तटरेखा की लंबाई 321 किलोमीटर है, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं। तटरेखा मतलब इसका जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आसपास से पानी से घिरा हुआ, इसको यहाँ पर तटरेखा कहा जाता है। यह ग्रीस में तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है एवं संकीर्ण मैटिलिनी जल डमरू यहाँ पर जल डमरू मध्य द्वारा तुर्की से अलग होता हुआ ये दिखाया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये टर्की से किस प्रकार से ये अलग होता है यहाँ पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा 5वां टॉपिक के ऊपर, जो कि बात करेगा यहाँ पर डिफेंस एक्सपेंडिचर एज ए पार्ट ऑफ जीडीपी। मतलब जीडीपी का कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा रक्षा और मत कह सकते हैं, डिफेंस कह सकते हैं, उस पर खर्च होता है। देखिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब उन्होंने दिया है। तो जवाब जो दिया है उसके फैक्ट यहाँ पर आपके सामने में रखने की कोशिश करूँगा। देखिए राज्यसभा में जीडीपी के एक हिस्से के मतलब रूप में रक्षा व्यय के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या बातें सामने आई, क्या क्या उन्होंने फैक्ट बताया। तो देखिए
रक्षा व्यय प्रत्येक वर्ष निरपेक्ष रूप से बढ़ रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा, दावा किया है, जो उच्च व्यय को दर्शाता है। हालांकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट जीडीपी के वृद्धि के कारण घटता हुआ दिखाई दे रहा है। कि मतलब अगर हम बजट के मामले में बात करें तो देखते हैं कि यहाँ पे जो जीडीपी का हिस्सा है उसके हिसाब से यहाँ पर कम हो रहा है। तो जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश के भीतर सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी जो वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होता है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे यहाँ पर जीडीपी कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर ये इकोनॉमिकल टर्म्स आ जाता है कि सपोज डेट ये हमारा देश है इंडिया, इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति बाहर से आकर के या फिर इंडिया का ही व्यक्ति यहाँ पर कोई सामान का प्रोडक्शन करता है या कोई सेवा प्रोवाइड कराता है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया या कोई एजुकेशन सेक्टर हो गया, वहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद उसका जो मूल्य निकल रहा है, जो पैसा मिल रहा है उसे, वो यहाँ पर जो लगता देश के अंतर्गत रहता है उसे यहाँ पर जीडीपी कहा जाता है, मतलब उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 2019-20 के बजट में कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार के द्वारा कुल यहाँ पर 15.47 मतलब 15.47% रखा गया है पूरे जीडीपी का, ये उन्होंने ऐसा जानकारी दिया है। वर्ष 19-20 के बजट का जो है यहाँ पर रक्षा मंत्रालय द्वारा पूंजीगत बजट केंद्र सरकार के कुल पूंजीगत व्यय का यहाँ पर 31.97 रहेगा। यहाँ पर ये बताया गया है यहाँ पर कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका यहाँ पर पूंजीगत बजट जो केंद्र होता है केंद्र सरकार का, उसका इतना हिस्सा रहेगा यहाँ पर। क्योंकि पूंजीगत जो व्यय होता है उसमें भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण, साथ ही शेयर में जो निवेश जैसी परिसंपत्तियाँ होती के अधिकरण पर खर्च किया गया धन को शामिल किया जाता है। फिर संचालन एवं रख रखाव तथा रक्षा क्षेत्र के आधारभूत ढांचे पर खर्च का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके, इन सभी के लिए यहाँ पर चिंतन मनन किया गया और बताया गया है क्या क्या इसकी परिदृश्य है। क्योंकि यहाँ पर ये बताने से मना कर दिया गया है कि जीडीपी का कितना हिस्सा हमारी जो एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, उस पर खर्च किया जाता है। चूँकि ये सवाल पूछना बनता है, हालांकि इसका जवाब नहीं मिला, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, राज्य मंत्री के द्वारा। चूँकि आपको अगर चाहिए तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से आप जानकारी अगर आपके पास मिल जाती है तो वही मुझे मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि मैं भी पब्लिक बता सकूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में जब भी मेरे पास आए। और ये इसी के साथ मैं आपको यहाँ से जो 5 टॉपिक हैं इनसे सवाल पूछूंगा, 5 टॉपिक के सवाल के जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। तो पहला सवाल ये है यहाँ पर कि फ्लो डाइवर्ट स्टेटस जो टेक्नोलॉजी है वो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके बारे में जो भी शोध किया गया है वो बताइएगा। व्हेल शार्क का वैज्ञानिक नाम बताने की कोशिश करिएगा। डोंगरा वंश के प्रथम शासक कौन थे ये बताने की कोशिश करिएगा। फिर लेस्बोस आइलैंड किन 2 देशों के मध्य कह सकते हैं संबंध रखा है ये बताने की कोशिश करिएगा। और फिर जीडीपी से संबंधित जो भी यहाँ पर परिभाषा है, मुख्य परिभाषा, ये आप देने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके जवाबों का मुझे इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। मैं आप लोगों के जवाबों को जरूर पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद जो भी फीडबैक्स रहेगा वो भी देने की कोशिश करूंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इनके जवाब देने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों, ये जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।